हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। Ravi, so we are on air and I thought the air is little away from us still. एयर पर होने का मतलब है आपके साथ होना, और आपके साथ होते हुए जो दूर तक दिखाई देता है वो चेहरा क्या नरेंद्र मोदी का है या अरविंद केजरीवाल का है। जिस तरह की खबरें वाराणसी से हमारे पास आ रही हैं उसको देखते हुए भारतीय राजनीति में एक और नई तरंग आज जागी है। पिछले कुछ समय से खबरें इस तरह की हमारे पास आ रही हैं कि कोई नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ खबर ऐसी भी आई कि मोदित्व नाम से प्रकाशित हुई एक पुस्तक में किरण बेदी और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ फॉरवर्ड लिखने वाले जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गए हैं। आने जाने का क्रम खास करके चुनाव से पहले बहुत तेज गति से चलने लगता है, और इस गति को लेते हुए जब आज के अखबार की तरफ आप बढ़े होंगे, खबरों को आपने चाहे जिस माध्यम से प्राप्त करने का आपका ढंग है देखा होगा, तो आपको यह खबर काफी रोचक लगी होगी कि केजरीवाल जी ने फाइनली वाराणसी में अपने सामने जनसमूह को ये पूछा कि क्या उन्हें मोदी के सामने खड़ा होना चाहिए, और जब सामूहिक संवेद स्वर में उन्होंने हाँ सुना तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपनी कटिबद्धता को दोहराते हुए ये घोषणा कर दी कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद के पद के लिए खड़े हो रहे हैं। वाराणसी में पहले से नरेंद्र मोदी के खड़े होने की बात हम तक आ चुकी है, और एक नई बात आज की तारीख में जो आई उसका संबंध है एक नई बायोग्राफी जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी एक ब्रिटिश पत्रकार ने। और इस बायोग्राफी में उन्होंने कहा है कि कई ऐसी बातें जो पहले कभी नहीं पब्लिक के सामने आई हैं वो आई हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें खुली छूट मिली थी कि वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में मोदी के साथ उनके चुनाव कैंपेन के समय भी उनके साथ रहे, और अपने इंटरव्यू में उन्होंने नरेंद्र मोदी से जो बात 2002 के दंगों के बारे में सुनी वो भी पहले खुलकर हम तक नहीं आई थी। बहरहाल बात को खोलने की दृष्टि से आवश्यक था कि हम आम आदमी पार्टी और मोदी के सपोर्टर्स के साथ बैठें और देखने की कोशिश करें कि भारतीय राजनीति किस तरफ बढ़ रही है। राजनीति का जो आकर्षण है वो सिर्फ नेताओं में या मतदाताओं में हो ऐसा ही नहीं है, विश्लेषकों में और भारत प्रेमियों में भी विशेष रूप से भारतीय राजनीति की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आज के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में विराजमान है, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के हमारे दो मित्रों का स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूं। अमन भाटिया हमारे साथ हैं जिनसे आप पहले भी इस कार्यक्रम में मिल चुके हैं, और उनके साथ राकेश बिसारिया जी हैं। नमस्कार। आप दोनों अमेरिका में रहते हुए किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़े हैं और क्या वो सोचते हैं वाराणसी से हुई इस घोषणा के बारे में, हम पता करेंगे उनसे। और हमारे साथ हैं मोदी के सपोर्टर्स के रूप में विशेष रूप से सक्रिय नारायण कटारिया, जिन्होंने अपना एक दल इंडो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल फोरम भी बनाया है, और इसके साथ उनके पास बैठे हैं आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब ने कुछ साथियों के साथ मिलकर इंडिया फर्स्ट अलायंस एक नई संगठन का निर्माण हाल ही में किया है। तो आप चारों का स्वागत करते हुए और आप सबका एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आज की चर्चा का विषय है मोदी बनाम केजरीवाल, और बातचीत का खुलासा करते हुए, बातचीत को लेकर आगे बढ़ते हुए, आई वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू बीजेपी एंथम दैट वाज रिलीज्ड टुडे, and you will look at the quality of this production and you will realize that the news that over 400 crore rupees are being spent for image makeover, maybe there is a grain of truth in that,
बिकॉज इसके पीछे बड़े बड़े नाम हैं और वो नाम ये बीजेपी का एंथम देखने से पहले आपको बता दिए जाए, प्रसून जोशी जिनको आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मी गीतों के साथ जुड़ा हुआ पाया है, इसके अलावा एक आदेश श्रीवास्तव म्यूजिक डायरेक्टर है, काफ़ी अच्छा नाम उनका भी है, एंड अ सिंगर सुखविंदर सिंह. So when these three creative minds join hands to come up with anthem for BJP, we can expect that there would be good quality. So with my friends from Aam Aadmi Party and BJP, this is the first time that you are probably going to watch this BJP anthem. Let us watch. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा. वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही, और देश यूं ही लाचार चले. पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा. हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा. मैं देश नहीं झुकने दूंगा. तो बात है मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और यही बात अलग अलग रूप में अन्य नेता भी कहते रहे. और जब कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंचे या उससे पूर्व संभवतः या संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई एमपी थोड़े ही बनना है, मुझे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अगर मुझे सचमुच एमपी बनना होता तो मैं कोई सुरक्षित सीट चुनता. क्या ये बात कहते हुए उन्होंने पहले से अपनी हार नहीं मान ली? क्या सोचते हैं आप अमन? देखिए, मेरा ये मानना है कि सवाल हार या जीत का नहीं है, क्योंकि अगर हार या जीत का सवाल होता तो दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा है भ्रष्टाचार, उनको जन लोकपाल बिल के मुद्दे के ऊपर उन्होंने सरकार छोड़ी है, तो वो दिल्ली की सरकार ना छोड़ते, क्योंकि वो उस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे. तो मेरे ख्याल से इसमें हार और जीत की कोई नहीं है. अरविंद केजरीवाल कहीं से भी लड़े बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने तय किया कि वो मोदी जी को चैलेंज करना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं, और इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है. क्योंकि अक्सर देखा गया कि शीला दीक्षित दिल्ली में अगर पिछले 15 साल से जीत रही थी, बीजेपी ने कभी भी उनको चैलेंज नहीं किया, कोई भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा किया. तो अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने शीला दीक्षित को भी चैलेंज किया और बहुत अच्छे तरीके से हराया. तो इसमें चाहे अरविंद केजरीवाल की हार हो चाहे जीत हो, डजेंट मैटर, बट ये है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं और हम उनका साथ देंगे. तो राकेश जी से इस बारे में पूछने के पहले मैं सिंह साहब से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जैसे उन्होंने कहा कि हार हो या जीत हो, तो क्या कारण है कि वो वहां पर अपनी उम्मीदवार के रूप में ये तो फिलॉसफिकल बात हुई जी. कोई भी जब पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, कहीं से इलेक्शन लड़ता है, तो उसकी स्ट्रेटजी होती है, वो जीतना चाहता है, अपनी पार्टी को पावर में ले आना चाहता है, वो प्रॉमिस करता है. अगर उसको मतलब ही नहीं है मैं हारूं या जीतूं, तो पब्लिक से प्रॉमिस झूठी करने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर मेकिंग प्रॉमिसेस, जब पॉलिटिशियंस का तो हाई है, आप जानते हैं पॉलिटिशियंस आर इन हैबिट ऑफ, दे आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे प्रॉमिस द थिंग्स लाइक मेकिंग द ब्रिज वेयर देयर इज नो रिवर. सो लोग प्रॉमिस तो बहुत करते हैं, यू कैन टॉक द टॉक बट वेदर यू कैन वॉक द वॉक. जब वॉक द वॉक का टाइम आता है तो आप चल देते हैं वहाँ से. आपने 49 डेज में बोलते हैं कि हमने बहुत कमाल कर दिया, क्या कमाल किया? चलिए मैं आपसे इस बारे में फिर चर्चा को आगे बढ़ाने के समय शायद आऊँ, बट लेट्स स्टे विद वाराणसी एंड मूविंग टुवर्ड्स राकेश जी. केजरीवाल जी जब वाराणसी में इस समय दौरे पर पहुंचे तो कुछ ऐसे दृश्य भी हुए कि लोगों ने उनका रास्ता रोका, लोगों ने रास्ता रोकने के साथ साथ मोदी मोदी नारे भी लगाए, और कहीं कहीं उन्हें और भी अधिक असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा. और इस तरह की स्थितियों का सामना करने के बावजूद अगर वो वाराणसी में एक उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने डटे हुए हैं,
तो शायद किसी स्तर पर कुछ ऐसी बातें जो कि बाकी के लोग नहीं देख पा रहे, शायद आप देख पाए राकेश जी। जी, उसका मेरा माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट इट इज़ अ प्रिंसिपल्ड स्टैंड। एक हम लोगों का लड़ाई है अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट डिसऑनेस्ट गवर्नेंस, अगेंस्ट नॉन परफॉर्मिंग गवर्नेंस, उसका एक स्टैंड है। एंड बेसिकली वी हैव सीन इन द लास्ट 50 years that whether it's the BJP or it's the Congress, they have perpetuated the same kind of politics, the politics of non-performance, the politics of power grabbing, the politics of cronyism, capital cronyism. So that is a stand. I will not go into that because we'll have an opportunity to talk about that. Absolutely. So it's a principled stand against this kind of political culture that has prevailed in India. And by opposing Modi, particularly in Varanasi, Kejriwal is making a very principled stand. So there is a principled stand and of course there is a statement. लेकिन कटारिया जी, आप क्या सोचते हैं ये कितना इफेक्टिव होगा अगर हम इसे कहें कि जंग मोदी वर्सेस केजरीवाल? क्या वो हारे हुए खिलाड़ी हैं केजरीवाल? मेरे ख्याल से मोदी के आगे केजरीवाल कुछ भी नहीं है। केजरीवाल की पार्टी को तो थोड़ी भी ताकत नहीं है। वो दिल्ली की एक छोटा सा ग्रुप है। वो ये जो है केजरीवाल जी खाली पब्लिसिटी के लिए घूम रहे हैं। मोदी के सामने जाएगा तो वहाँ उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिल जाएगी। वैसे इसने इशू शुरू किया था मैं करप्शन के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अब आप देखेंगे तो करप्शन की बात नहीं हो रही है। ही इज़ टॉकिंग ओनली अगेंस्ट मोदी। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस का चमचा है या कांग्रेस की बी टीम है। उन लोगों ने बिकॉज दे हैव डन लॉट ऑफ स्कैम्स, ये पूरे फंसे हुए हैं। अब कांग्रेस वैसा कुछ बोल नहीं सकती, इसीलिए इस आदमी को आगे कर दिया है कि तू जाके मोदी से लड़। अब ये कहाँ केजरीवाल कल का छोटा सा लीडर। और मुझे लगता है कि मैं आपको इंटरव्यू इसलिए दो बात के लिए करना चाहता हूँ। एक तो जिस तरह का विशेषण का प्रयोग आप करते हैं उसमें किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन का जो सम्मान या असम्मान का भाव है वो बहुत अधिक झलक जाता है। इस तरह की बातें संसद में भी कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाओं का पालन करते हुए की जाएगी, पर मैं इस पर भाषण नहीं देना चाहता। आपके अनुरोध में एक अपने श्रोता अपने दर्शकों को भी आपसे जोड़ देता हूँ और आपकी बात जारी रखेंगे। हेलो ITV लाइव, स्वागत है आपका। मोदी जी और केजरीवाल जी के बीच जो ये जंग की शुरुआत की घोषणा आज हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी। केजरीवाल जी पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे जी। आज उन्होंने धर्मनिरपेक्ष कहाँ से लाया? वो शब्द कहाँ ले आए? वो धर्मनिरपेक्ष है और वो माइनॉरिटी के वोट लेने के लिए वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर। अच्छा, आप एक बार हमारे साथ बने रहें। आपके इस प्रश्न के बारे में हमारे आम आदमी पार्टी के जो मित्र हैं वो क्या सोचते हैं? आपने इनका प्रश्न सुना क्या? जी। इनका कहना है कि वो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे थे, अब वो धर्मनिरपेक्षता की बात को अधिक कर रहे हैं ताकि वो माइनॉरिटीज के वोट ले सकें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी तो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऑनेस्ट गवर्नेंस, ये सब मुद्दे जुड़े हुए हैं। इनमें ये नहीं कि कोई अलग अलग है। अगर आपकी ऑनेस्ट गवर्नेंस होगी दैट विल इनकरेज सेक्युलरिज्म, देयर इज ऑनेस्ट गवर्नेंस दैट विल इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आई डोंट थिंक दीज इश्यूज आर isolated or disconnected. They're very much part of a principled stand. और जैसे अभी आप कटारिया साहब बात कर रहे थे कि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है and he suddenly come into limelight. The fact is that it's a confrontation of ideas. Ideas जो हमारे सामने देश के सामने 50 साल से कांग्रेस और बीजेपी दिए हैं. We are rejecting those ideas. We are bringing new ideas of governance. अगर आपने ये हाल में ही कैलकाटा में टाइम्स ऑफ इंडिया के डिबेट देखा होगा तो जिसमें आपकी बीजेपी पार्टी से प्रेसिडेंट रविशंकर प्रसाद जी थे। तो मुझे लगता है आप मुद्दे से थोड़ा बहुत दूर जा रहे हैं, वापस ले आता हूं। तो आपने इनकी बात सुनी, आप उससे कितने सहमत हैं? जी जी, क्योंकि कह रहे हैं सभी मुद्दे जुड़े हुए हैं आपस में। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होना और धर्मनिरपेक्षता की बात करना, ये सब मुद्दे जुड़े हुए हैं। मगर आज तक वो धर्मनिरपेक्षता के लिए बोले क्यों नहीं? कभी भी बात क्यों नहीं की उन्होंने? तो ये प्रश्न आपका हम अपने पास रखते हैं और इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, पर मैं अपने एक और दर्शक से कभी बोले, कभी बात की, तो इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद है। हेलो ITV लाइव।
BJP supporter. जी. To continue Mr. Singh's conversation where he said कि बात पे बात और walk पे walk, वो मोदी जी तो walk पे walk 3 फॉर्म से कर रहे हैं और केजरीवाल जी सिर्फ talk पे talk कर रहे हैं. और एक और स्लोगन जो हमने ITV पर ही सुना, उसको मैं दोहराना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था. मोदी optimism defines India. Modi opposition defeats India. Both the words say Modi, Modi. I am a BJP supporter. मोदी जी जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे. आपका जो आपने जो करेक्ट कर दीजिए थोड़ा जी कि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ. नहीं उन्होंने कहा बीजेपी क्या है, बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल. सो थैंक यू फॉर योर कॉल एंड द conversation continues. There is much more that Kataria ji also wants to share, but we'll be right back after this break. And breaks are always important. So let's move towards this one. इसमें लिखा है कि इनकी 6 महीनों की फीस एडवांस में देनी होगी इस मंथ के आखिर तक. मेले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. आज क्लर्क कह रहा था कि डिपार्टमेंट के अंदर ही अंदर कोनो चलिए गड़बड़ हो गई है. घर का खर्च, तुम लोगों की फीस, हमने कुछ समझ में नहीं आ रहा. Weekdays at 8:30 p.m. 7 Central. For advertising, please call 347-653-1309. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry join under one roof to meet all your vision needs. Our offices house a plethora of state-of-the-art lasers and diagnostic equipment. I'm a board-certified ophthalmologist and a member of the American Academy of Ophthalmology, and also a fellow of the American College of Physicians and Surgeons. I've done thousands of ocular surgeries to restore vision to many patients. Consult our offices to see how we can improve your vision. We look forward to seeing you at your next appointment. Consult Swami Manjeet Ji for accurate horoscope reading, palm reading and likelihood of love, marriage, children, business, health, immigration and court cases. Swami Ji removes black magic, gives protection and helps in removing various problems by powerful holy mantras and meditation on God. Free check of black magic. Excellent results. Call 718-358-2901. The number again, 718-358-2901. Have you always wanted to know how to eat nutritiously but deliciously at the same time and still satisfy your sweet tooth? Learn how to dress stylishly but be comfortable too. And be up to date on the latest entertainment news out of both Hollywood and Bollywood. Then tune in to Share with Sheena, with your host, me, Sheena, right here on ITV Gold. Don't miss out. वेलकम बैक. यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास. और आज हम मोदी जी और केजरीवाल जी के बीच जो जंग का ऐलान हुआ है उसको लेते हुए भारत की तरफ नजर कर रहे हैं और देखते हुए जब खबरें हमारे सामने आती हैं और एक दावा जो विपक्ष द्वारा बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के लिए घोषित किए गए नेता नरेंद्र मोदी के ऊपर आता था कि वो एक राज्य विशेष के नेता हैं और पूरे भारत में उनकी छवि है नहीं, उसको जुटलाते हुए कुछ खबरें आई हैं जिसमें से एक पुराने नेता हैं किसानों के कृष्णवीर चौधरी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ समर्थकों के साथ ज्वाइन कर ली और कल हमने आपके साथ बांटा था तेलुगु एक्टर नागार्जुन जो कि दक्षिण भारत के, उन्होंने मोदी जी को एंडोर्स कर दिया। तमिलनाडु में रामदास पीएम के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजयकांत डीएमडीके और वाइको एमडीएमके ने भी कुछ ऐसा शब्द जो कि मैं ठीक से उच्चारण न कर पाऊं, मेपर उन्नथा लई वा, कुछ ग्रेटेस्ट लीडर जैसा टाइटल उनको दे दिया।
बहरहाल इन सब बातों के साथ साथ एक और खबर ये आई कि एमजे अकबर जो पहले कांग्रेस में रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी 3 दिन पहले ज्वाइन कर ली। पर उनको जो उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी दे रही है उसकी तरफ बात करने से पहले हम अपने आम आदमी पार्टी के मित्रों और मोदी समर्थक मित्रों के साथ देखें आम आदमी पार्टी का भी एक एंथम है। पहले हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का एंथम जो आज जारी हुआ था। एंड नाउ लेट अस वॉच व्हाट इज इट दैट इज बीइंग कन्वेड, व्हाट इज द एसेंस एंड मैसेज ऑफ आम आदमी पार्टी। भारत को आज़ाद हुए आज 66 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? क्या ये वही भारत है जिसके लिए गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव जैसे हजारों ने अपनी जान दी? जहाँ सांप्रदायिक दंगों के नाम पर राजनीति होती है, हजारों की जान जाती है। जहाँ करोड़ों के घोटाले होते हैं, दागी नेताओं की संसद में भरमार है, और इन्हीं दागी नेताओं के करोड़ों के घोटाले में हमेशा आम आदमी मारा जाता है। लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और गरीबी में आज भी लोग मर रहे हैं। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के मतलब के लिए इन्हें हजारों लाखों करोड़ों का फायदा दे दिया जाता है। जहां औरतों के सम्मान के लिए आज भी लड़ाई हो रही है। एक ऐसा लोकतंत्र जहां आज भी परिवारवाद और गुंडागर्दी की भ्रष्ट राजनीति होती है। क्या हम आजाद हैं? क्या यही है हमारे सपनों का भारत? लेकिन अब हमारे पास एक मौका है देश को बदलने का, फिर से आजाद होने का, इस गंदी राजनीति को साफ करने का। आम आदमी पार्टी ये सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे, ना ही कुर्सी का लालच है। ये देश के लिए लड़ रहे हैं, स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, ये आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट जरूर दीजिए। आने वाले कल के लिए वोट दीजिए। अपने सम्मान के लिए वोट दीजिए। देश के लिए वोट दीजिए। आम आदमी के लिए वोट दीजिए। वोट दीजिए आम आदमी पार्टी। तो इंडिया के दूसरे बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में आम आदमी पार्टी अपने आप को प्रतिष्ठित कर रही है। और जब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल तो अक्सर वो जनता को कहीं ना कहीं डरा रहे होते हैं कि मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। उन्होंने वाराणसी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 सालों में गुजरात में 5000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अगर आप वाराणसी से नरेंद्र मोदी को चुनते हैं तो फिर यहाँ कुछ ऐसा जाए। तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि हमने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखा और उसमें भी इस प्रकार की घोषणाएं थी कि देश को बदलना चाहिए पुराना, विच इज क्वाइट कमेंडेबल। बट डू यू थिंक फियर साइकोसिस डेवलप करके वोट लेना ठीक तरीका है? देखिए, जिस चीज़ को आप फियर कर रहे हैं मैं उस चीज़ को कहूँगा कि उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं। क्योंकि जहाँ आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी हमेशा ये कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन आज भी बीजेपी में 40% MPs हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं एंड दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर आप गुजरात गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गुजरात गवर्नमेंट पे 1,76,000 करोड़ रुपए का इस समय डेफिसिट है। उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए का सब्सिडीज टाटा नैनो को दी, उसके बाद अदानी ग्रुप को फ्री में ज़मीनें दी हैं। और गुजरात का जो एजुकेशन का इंडेक्स है वो 16 से 17 हो गए मोदी की गवर्नमेंट में। गुजरात जो है चिल्ड्रन माल नरिशमेंट में इट टॉप्स अमंग ऑल स्टेट्स। तो ऐसे फैक्ट्स क्यों हैं? अगर हम लोग कह रहे हैं कि यार इतनी डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? तो अगर ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप भी कह सकते हैं यार तुम मेरे को डरा रहा है, लेकिन बात डरने वाली है, सिचुएशन डरने वाली ही है। तो उसमें मुझे ही लगता है कि फैक्ट्स बताने में कोई बुराई है। हाँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पास डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं संतुलित अवस्था में बैठा हूँ आप दोनों के बीच में। तो कटारी जी उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल जो गुजरात के विकास के मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नेतृत्व का प्रचार हो रहा है उसको झुटलाने वाली हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अरविंद केजरीवाल जो है ना, ही हैज़ लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। वो झूठ के ऊपर झूठ बोलता जा रहा है। एक झूठ खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा जो अभी आपने कहा कि 5,000 किसान मर गए हैं। लास्ट टाइम मैंने सुना केजरीवाल की एक स्टेटमेंट थी, उसने कहा था 800 किसान मर गए हैं कोई 8 साल के अंदर। तो मैंने हिसाब लगाया था समथिंग 80 हुए थे या समथिंग। तो फिगर इतनी बड़ी नहीं है ये। और उसमें काफ़ी किसान जो मरे थे वो एक्सीडेंटों में भी मरे थे। दे डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ भूखमरी या ज़मीन उनकी लेके गई। ये एक जो अब केजरीवाल देखो झूठ कितने बोल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। वो 49 डेज वहाँ था और उसने 49 झूठ बोले। पहला उसने, मैं बताता हूँ क्या बोला।
उसने कहा जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी हम 15 दिन में मैं शीला दीक्षित को हटा दूंगा। कुछ नहीं हुआ, हटा दूंगा नहीं हुआ। और उसने केस करेंगे, हटाने का क्या मतलब? हटाने का क्या मतलब? तो शीला दीक्षित तो वैसे ही हराया उन्होंने, इंडाइट करूंगा, हटा के मीन्स उसको जेल में डाल देंगे हम उसको, जब वो निकल जाएगी हमारी गवर्नमेंट है जेल में डालेंगे। उन्हीं के साथ मिलकर पार्टी गवर्नमेंट। और उसके बाद में उसने कहा कि ये जो है अन्ना हजारे के बारे में उसने कहा जब उसके साथ था तो उसने आप जो बातें कह रहे हैं वो अपनी जगह मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि वो झूठ है। उसने कहा काफ़ी ऐसी बातें कही हैं जो सब की सब झूठ हैं और मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। मैं आपको 1, 2, 3 उन्होंने अभी कुछ खास डेटा दिए जो गुजरात की एजुकेशन, ऐसा है कि डेटा देना हो तो बहुत डेटा हम भी दे सकते हैं। डेटा ये है कि इनके बहुत से स्टेट हैं, उस स्टेट में पानी की कमी थी, उस स्टेट में कृषि प्रोडक्शन बहुत कम था। दे गिव 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लाइक अमेरिका इन गुजरात। The production of agriculture has gone up by 10.3%. In 2001, when there was such a big earthquake, forget about India and that underdeveloped state. I'm talking of a developed country would have not made any progress at least for 6 years. They would have done only restoration job. This guy from 2003 onward has been giving double-digit growth. They don't talk about all these things. You can pull the wool from some eyes, but he has been rewarded internationally and nationally. Whenever they have done some kind of things, he has got 5 awards from United Nations and European countries and the Indian people who. So let me take a call and we'll continue our conversation. Hello, you are live inside tonight. और इस तरह से वो हो गए हैं विदा। पर मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा राकेश जी, डेटास के साथ में हम किस दृष्टि से जुड़ रहे हैं, that also plays significant role. Absolutely, the data part is important. जैसा सिंह साहब ने अभी कहा, there is development. I mean, we have to be fair in our criticism. There is development, but it's lopsided. It's not balanced development. जो development हुआ है, heavy industries, big industries का हुआ है, they have gone out of their way to woo large industry in Gujarat. But the impact is what? आप जो फार्मर्स की तरफ है, it is pretty much an anti-farmer sort of a regime that we have seen. फार्मर्स का आप देखिए कि उन्होंने कहा कि सुसाइड नहीं हुआ. Your government has released RTI जो किया, your government has released those numbers, and those numbers are not coming from the center. They are coming from the state of Gujarat, which clearly says that in the last 3 years, the suicides in Gujarat as a result of crop failures and loans, they have been around 350 to 400 suicides. इन्होंने 5,000 का मुझे 5,000 का नहीं, मैं आपको जो right, let's go ahead with that. And then the data is important. The data on BPL below poverty level. So 16% of Gujarat population is under BPL, 16%. And now if we compare that to Punjab has 8% people living under BPL. Haryana has even 9.5%. A large state like Andhra Pradesh has 15.1% under BPL. So what kind of development are we talking about? Sir, जहाँ तक GDP की बात करते हैं तो तमिलनाडु की GDP ज़्यादा है. Let me answer this. Your 2-3 points you made. First of all, what is the influx of the people from the rest of the country to Gujarat? You have that figure? Those people who go there, they go like a pauper. They have nothing. They start the work. You can't talk about that. They have to. Why not? No, this is because India is a. When you take per capita income, you have to include all the people in that area. You can't say that hey, these 1 million people are nothing. No, they also come in the statistics. Absolutely, they are calculated in the statistics. No, you have to think about that. Think about this: the water problem. There was so much. He built 500,000 culverts for the water dams, collected all the rainwater, and the area which has no water, he gave the underwater there. So water is sufficient. When he was making this solar energy, he said that I am not going to waste my land, I am going to put it by the side of the canal.
so that I am not using, and it will give the shelter to the canal water. The canal water will not evaporate, and we will have electricity also. And do you know that 40% of solar energy is produced in Gujarat? If 100 unit is produced in the whole India, 40 units are being produced in Gujarat. So let me connect with one more viewer and let's see who is there. Hello, ITV Live. हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। तो आप क्या सोच रहे हैं मोदी जी और केजरीवाल जी के बीच जो जी जो फिगर आते हैं ना जी, जो फिगर्स आते हैं ना जी, वो फिगर से पब्लिक को कुछ क्या मतलब, कितने लोग फिगर समझ सकते हैं? लोग सुखी है ना गुजरात में लोग सुखी है ना सब। दूसरे बिहार से आते लोग, यूपी से आते हैं, पंजाब से क्यों वापस जाते हैं? गुजरात में क्यों आते हैं? रोटी कमाने के लिए। अगर गुजरात में उससे वो बिहार वो चूल्हा भी नहीं सिलका सकते अगर वो बिहार गुजरात में नहीं आते तो उसको खाने का भी नहीं मिलता। 8 लाख बिहारी लोग गुजरात में काम करते हैं अच्छी तरह से, क्यों रोजी कमाते हैं? क्यों गए वहाँ पर? सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ तक आप हमारे अमन जी की बात सुने सर, जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार से लोग हरियाणा में भी जाते हैं, बिहार से लोग तमिलनाडु में भी जाते हैं, महाराष्ट्र में भी जाते हैं, दिल्ली में भी आते हैं और दिल्ली में भी आते हैं और सब जगह आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो तमिलनाडु की डेवलपमेंट GDP गुजरात से ज्यादा है। आंध्र प्रदेश का भी कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात को अपने एक मॉडल स्टेट, देखिए गुजरात में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, हम डेवलपमेंट पे हम मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। हम सारी सबसे ज्यादा गुजरात में RTI एक्टिविस्ट के सबसे ज्यादा मर्डर्स हुए हैं। इस फिगर को आप ठुकरा नहीं सकते हो। बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंसी, एक भी डॉक्यूमेंट Let us put Maharashtra and Gujarat side by side. They have the same highway. There is a toll booth on the Maharashtra side, and there is a toll booth on Gujarat side. Do you know the difference of collection between the two? No. There is 1 to 10. If Maharashtra is collecting 1 rupiah, Gujarat is collecting 10 rupees. So where is the corruption? Where do you see the corruption? So let me corruption. आप एक बात बताओ, गुजरात में अब तक लोकायुक्त क्यों नहीं बना? जब नेशनल बाकी स्टेट्स में बना लिया है तो उसमें ठीक है, नहीं बना, ठीक है, क्योंकि ये लोग फोर्स करना चाहते हैं। You know for sure that Modi is being bogged down for last 10-12 years for that thing what happened. Nobody thinks about 69 people who were burned alive in that train. Nobody talks about this. They all say that Modi was careless. नहीं उस चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। उस चीज की हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम उस चीज में नहीं जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, और उससे पहले कटारिया जी का। हेलो जी, एक मिनट, कटारिया जी की बात सुने जी। देखो, गुजरात की पॉपुलेशन इज ओनली 5% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, एंड गुजरात इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज 16%, and Gujarat export is 22%. So from this you don't talk about this India's export, India's product. नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अमन जी, कटारिया जी and Singh Saab, let me remember with all of you that at the end of the day we are talking about the whole India. Right. Of course, state becomes a point of reference, but let me see what is it that you have. Welcome to Inside Tonight. स्वागत है आपका। आपका फोन उठा लिया गया है, आप अगर नहीं बोलेंगे तो हमें आगे बढ़ना होगा। जी, नमस्ते। आपकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। अरे जी फरमाएं। आपकी तारीफ जितनी करो उतना कम है। हर टॉपिक को सबसे लेके आते हो, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आते हो आप पर कितना जवाब, आप अंपायर भी हो, विकेट भी हो, बैट्समैन भी हो, बैटर भी हो और विकेट भी हो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, पर जी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप एक बार फिर से कॉल करें एंड आई थिंक वो लाइन इस बार ठीक जुड़ जाएगी, तो हम बातचीत अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो और अधिक आनंद आएगा। और इससे पहले कि हम अगले ब्रेक की तरफ चढ़े, एक छोटी सी बात आप दोनों के साथ में बांटना चाहता हूँ, और आम आदमी पार्टी के हमारे साथी भी इस पर चर्चा करें। जैसे मैं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन पहले जो उनके दल में शामिल हुए MJ अकबर हैं, जो कि प्रख्यात जर्नलिस्ट भी रहे,
पर 1989 में लोकसभा चुनाव के पहले वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे. He was spokesperson for Congress. Now he joins BJP just 3 days ago, and BJP appoints him as spokesperson for BJP. Does that sound kind of strange to you, or that's the way? Looks like BJP is desperate. There is no other spokesperson. There man is spokesperson, but he is the best journalist. He was editor of India Today, and that person is really very good. And now, if he was given a seat in some Muslim area, they will say, oh, these guys are playing tricks just to win the vote. Now we are giving them to speak for the party. That man must be convinced today that BJP is a party where I should go and defend them. You know, a lot of the political parties and all these people are complaining, where are your Muslim people? You don't have any Muslim people? So then that may be one of the reasons, I think, to accommodate MJ Akbar, because we already have Naqvi, we have 2-3 other Muslim people who are speaking in support of Modi. So we have one more. So Muslim will have no the parties who are condemning BJP should not have no reason to condemn that we do not accommodate Muslims, or we are. So another decision which has some strategic thinking probably, and not asking both of you to comment on this. We'll take this short break and then we'll be right back. Stay with us. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. मैं हूं इफ्तिखार चौधरी, हर्बल एंड होम्योपैथिक एक्सपर्ट इन नॉर्थ अमेरिका फॉर लास्ट 25 years. क्या आप एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से तंग आ चुके हैं? ट्राई होम्योपैथिक एंड हर्बल मेडिसिन, इंशाल्लाह शफा होगी. कॉल फॉर कंसल्टेशन 718-396-3600. Consult Swami Manjeet Ji for accurate horoscope reading, palm reading and likelihood of love, marriage, children, business, health, immigration and court cases. Swamiji removes black magic, gives protection and helps in removing various problems by powerful holy mantras and meditation on God. Free check of black magic. Excellent results. Call 718-358-2901. The number again, 718-358-2901. I am your immigration attorney, Michael Fulwani. And I'm your immigration attorney, David Nachman. Keep watching us, our program on immigration and you. For the latest information, updates, and developments about immigration law. Every Saturday at 8:15 p.m. And wake up to us on Sunday at 11:45 a.m. Namaste, Salam Alaikum and Sat Sri Akal. My name is K.D. Singh Sani and I represent Sani Accounting Services. We prepare individual and business tax returns year round. We are also IRS authorized e-file service provider. We offer excellent services at very affordable rates. I have 30 years of experience in small business consultation and management. I will be grateful for your business and you will be our satisfied customer. Thank you. Where there is a vision, there is a way we can look at the whole world as realization of people who were visionary. Now, on that count, where is the position of Aam Aadmi Party and where is the position of Bharatiya Janata Party? We'll discuss in the rest of the show that we have, and some of you are also going to be with us through phone. But before I open the forum, I want to share this new ad. There is a new ad campaign by Bharatiya Janata Party, and which is very creative and something that has not happened in Indian political scene, और बहुत timely और बहुत strategically क्रिकेट मैच के बीच में दर्शकों तक पहुंचा ये वाला एड. दिस इज ओनली 15 seconds and courtesy their website. Here we share
how animation is used to convey a political message. Take a look. और ये अंपायर टॉस के लिए तैयार। रवि। ये कैप्टन आ गए हैं, पर ये दूसरे कैप्टन कहाँ हैं? नो कैप्टन। कमाल है, नो कैप्टन। बिना कैप्टन की टीम खाएगी मार, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। और ये बल्लेबाज बिल्कुल छक्के मारने के मूड में लग रहे हैं और ये उठाया बल्ला और अरे स्पीड ब्रेकर। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। अबे मेरी मांग भी पूरी कर दो यार। नो फालतू धरना, नो टाइम वेस्टिंग यार, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, तो उन्होंने एक अंपायर के बीच में शॉट क्रिकेट का मारने वालों के बीच में आ गए और धरना देने की एक बात निकली। एक तरह से सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आई। और दूसरे में जब टॉस कर रहे थे तो दूसरी टीम का कैप्टन आया ही नहीं, तो उन्होंने इनडायरेक्टली राहुल गांधी को उसमें इंटरेस्टिंग वे में लपेट लिया। सो समहाउ देयर इज दिस क्रिएटिव थिंग गोइंग ऑन एंड क्रिएटिवली लेट मी चेक व्हाट आवर व्यूअर्स हैव टू से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, हमारे साथ सीधे फोन पे बात करें। जी नमस्कार। टीवी वॉल्यूम कम करना बहुत जरूरी होगा सर। जल्दी जल्दी कहें सर, समय कम है। तो मुझे लगता है हमें आपको विदा करना पड़ेगा जल्दी, अगर आप बोले नहीं तो। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप हमारे ये जो आम आदमी वाले हैं जी, ये बीजेपी को सांप्रदायिकता कहते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले अपने आप को हिंदू कहते हैं, इसलिए महात्मा गांधी भी तो हिंदू कहता था। आपकी बात उन तक मैं पहुंचाऊंगा और एक हमारे और दर्शकों से मैं जोड़ लूं। और फ्री इंडिया में वो हिंदू संस्कृति का तो गुणगान किया है उसने, और महात्मा गांधी के असूलों को तो ये मार चुके हैं। वो कहता गौ हत्या बंद करो, कभी इन्होंने कहा गौ हत्या बंद करो, कभी कांग्रेस ने कहा। तो राष्ट्रपिता मानना, उसके असूलों को ही नहीं मानते ये लोग। तो आपका शुभ नाम? लोगों को कहते हैं सांप्रदायिक हैं। जी आपका शुभ नाम? क्या होती है किसी संस्कृति को मानना? क्या संस्कृति सांप्रदायिकता होती? जी आपका सवाल हमारे तक पहुंच गया है और क्या ना इसका जवाब दे। ये जी उनसे सुने आम आदमी वाले आप सुने अब आप सुने प्लीज। अगर सांप्रदायिकता हिंदू संस्कृति का नाम लेना है तो महात्मा गांधी। आप उनकी बात सुने सरकार। जी प्लीज। जहाँ तक महात्मा गांधी की बात है तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा मैसेज था स्वराज का, सेल्फ गवर्नेंस का। आप सुने था ना गवर्नेंस का। अगर आपको पता हो तो अरविंद केजरीवाल ने स्वराज पे किताब भी लिखी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि किस तरीके से इंडिया में अगर सेल्फ गवर्नेंस होगी, छोटे छोटे इलाकों को उनकी प्रॉब्लम्स उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सुनी जाएंगी, मोहल्ला समिति के थ्रू सुनी जाएंगी, तो उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो ये तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने महात्मा गांधी के जो विचार थे उनके साथ नहीं चलते हैं। अच्छा राकेश जी, आई वांट यू टू रिस्पोंड। ही इज आल्सो इम्प्लाइंग हिज इंप्रेशन। आई गॉट यू लेट मी कन्वे टू हिम। ये है कि महात्मा गांधी। अरे आप सुनने दे सर, सुनाई तो मैं आपकी बात को आगे पहुंचा रहा हूँ। राकेश जी, उनका ये मानना है कि अगर कोई कहता है हिंदू समर्थक बात, तो उसको सांप्रदायिक मानती है कि आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम या क्रिश्चियंस का कोई इस तरह का वो डिवीज़न है आम आदमी पार्टी के फिलॉसफी में, अप्रोच में। वी डू नॉट इवन टॉक अबाउट communities, we talk about the entire India। आपकी बात बिल्कुल जुड़ी साबित हो रही है। आज ही की बात है, वाराणसी में उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के अधिक लोग शामिल हों, इसके लिए कुछ उनके ऐसे वक्तव्य थे जो मैं अभी आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बेनियाबाग में जब वो उनका 10-12 हज़ार लोगों के बीच में भाषण हुआ है तो उसमें अधिक संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहे हैं। जी नहीं, तो उसमें तो किस समुदाय के लोग कहाँ सपोर्ट करने आते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट दैट। वी टॉक अबाउट यू टॉक अबाउट दैट, दैट इज व्हाई इट हैपेंस। नो आई थिंक हमारी जो फिलॉसफी है गवर्नेंस की है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ए कम्युनिटी। We talk about entire India. We talk about India's development. So we take your words for now, Rakesh ji, and let's move on. Hello, ITV Live. Go ahead with your question, your comment, sir.
मुझे लगता है हम और आगे बढ़ते हैं एंड देन आई कम टू यू। हेलो ITV लाइव। आपकी आवाज़ें जो हैं वो अगर ऐसी होंगी तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा। सो लोकतंत्र की बात को लेते हुए जब हम बढ़ते हैं आपकी तरफ, जो नारे आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उसमें से एक है अभी तो शैला आ रही है, अब मोदी की बारी है। तो ये नारा कितना वजनदार साबित हो सकता है वाराणसी में? मैं आपको एक अशोक जी, मैं सीधी बात बता देता हूँ। इस इलेक्शन के अंदर मोदी इज गोइंग टू बीजेपी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पार्टी और बीजेपी और एनडीए का नंबर विल बी अराउंड 300। वो क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज बीजेपी की लहर जो फैल रही है, मोदी की जो वेव ऑल ओवर इंडिया फैल रही है, वो इतने ज़ोर से चल रही है कि ये छोटी छोटी पार्टियाँ, ये मुलायम सिंह, ये नीतीश कुमार और ये लालू यादव, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। इस वेव के अंदर बीजेपी को 300 सीटें मिलेंगी एनडीए को, क्योंकि सारे जितने भी कांग्रेसी हैं वो भाग रहे हैं बीजेपी की तरफ, बिकॉज मोदी इज़ द ओनली अल्टरनेटिव फॉर देम। मोदी जो है सारी कंट्री को यूनाइट कर सकता है। मोदी इज़ वेरी पावरफुल ऑरेटर और मोदी जो है, अगर आपको टेररिज्म को इंडिया से भगाना है तो आपको मोदी को लाना पड़ेगा, आपको गरीबी को हटाना है तो मोदी को लाना पड़ेगा, आपको अगर हिंदुओं इंडियन की रिस्पेक्ट करनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मोदी को लाना पड़ेगा, गरीबी को हटाना है मोदी को लाना पड़ेगा। और आदमियों को ये कॉन्फिडेंस हो चुका है कि मोदी इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम आउट। बाकी जो दूसरे, अब देखो नरेंद्र मोदी का केजरीवाल का फर्क क्या है कि मोदी हैज प्रूवन एक्सपीरियंस, केजरीवाल को कुछ नहीं है, वो खाली नारे लगाता है, शोर मचाता है और बेचारे गरीब लोगों को जो कांग्रेस से नाराज हो चुके हैं उनको मिसलीड करके वोट लेना चाहता है। और देखो मैं बताता हूँ, केजरीवाल समय की सीमा को देखते हुए चाहता हूँ हमारे कुछ दर्शक भी जुड़ पाएं और आपकी बात के जुड़ी हुई बात मुझे आज की खबर से जो मिलती है वो अडवाणी जी के ब्लॉग पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना इसलिए है क्योंकि यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने जिस तरह से सरकार चलाई है तो उससे एंटाई कांग्रेस वेव बन गई। उन्होंने कहीं मोदी का नाम नहीं लिया। बहरहाल हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, लेट्स क्विकली फाइंड आउट। हेलो ITV लाइव। हेलो जी रियाज जी, मैंने आपको कुछ महीने पहले भी ये बात की थी। मैं किसी पार्टी की उसमें नहीं आपसे बात कर रहा जी। वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जितने हमारे हिंदू तीनों संस्थान है किसी का ध्यान नहीं किया। अजमेर के अंदर पुष्कर राज, उसमें किसी कांग्रेस के नेता ने जाके वहां पे दर्शन नहीं किए होंगे। दरगाह में बम फटे, उसको रिपेयर कराया और पुष्कर राज का कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में कोई दूसरी पार्टी आएगी, जैसा कि अभी बीजेपी आ रही है, जो न्यूट्रल लगती है सबके लिए, हर मजहब के लिए, तो कुछ होगा। तो ये आपका मानना है और देखिए हमारे अगले दर्शक क्या सोचते हैं। धन्यवाद है आपका कॉल के लिए। हेलो ITV लाइव। मोदी जी या केजरीवाल जी, आप किनके समर्थन में बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, समय की सीमा है। हेलो ITV लाइव। यस जी फरमाएं। मेरा क्वेश्चन है कि अभी मैं देख रहा हूँ जी ITV पे जी, तो इसमें वो जो आम आदमी के लोग हैं वो बता रहे हैं जी कि गुजरात में करप्शन है। आई वाज ग्रो अप इन गुजरात about 30 years ago जी, and 30 years I visit to Gujarat. I never seen a other state belong to corrupted than less than Gujarat, you know. तो आपका मानना है कि गुजरात में करप्शन कम है या नहीं है? कम है करप्शन तो पूरे भारत में है जी जी जी, मगर कम गुजरात में। इससे लाइक राजस्थान में जाओ, दिल्ली में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, कहीं भी यहाँ से हम टूरिज्म में जाते हैं तो वहाँ करप्टेड ज्यादा रहते हैं लोग। कहीं भी जाओ पैसे के बिना कुछ काम नहीं होता। जी जी जी, दूसरे स्टेट में ऐसा गुजरात में नहीं है।
इज माय ओपिनियन। अच्छा, आपकी उपस्थिति में, यानी आप फोन पर हमारे साथ हैं और आपकी उपस्थिति में एक सवाल हमारे सभी सदस्यों के लिए। एक बात ये भी मोदी जी के लिए कही जाती रही कि अगर उन्हें जीत पर इतना ही भरोसा है तो वाराणसी के अलावा एक और सीट से क्यों खड़े हो रहे हैं? इसके बारे में हमारे पैनलिस्ट क्या सोचते हैं मैं उनसे पूछूंगा, पर आप क्या सोचते हैं वो 2 जगह से क्यों खड़े हो रहे हैं? वो तो वहाँ का पॉलिटिक्स है। ये तो मैं 30 साल से यहाँ रहता हूँ। अच्छा यूएस में। जी जी जी। मगर वहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है कि किसी को हार नहीं पसंद, सबको जीत पसंद है। समझ में आई बात? जी बिल्कुल, धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके कॉलर ने कहा, बड़े अच्छी बात कही, किसी को हार नहीं पसंद, जीत पसंद है। हम बात करते हैं जीत विचारों की, जीत आइडियाज़ की। हमारे कैंडिडेट कोई लूज करता है तो उसका ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी डोंट पुट अप कैंडिडेट्स इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज सो दैट कि वो जीत जाए और उनकी अपनी प्रतिष्ठा बने। प्रतिष्ठा बननी है, विचारों की प्रतिष्ठा बनती है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में करप्शन है। करप्शन पूरा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान का जो जीडीपी है उसका 1/6 करप्शन को भेंट हो जाता है हर साल। So India is not a small economy, it's a $2 trillion economy, and out of that $330 billion is lost to corruption. Political corruption, corporate corruption, bureaucratic corruption. So it's not a small issue. Maybe there's no corruption index to sort of determine what is the state of corruption in Gujarat. But it is a national problem that we are trying to address. Of course is a national problem, and now we are talking about election. And election में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो हार जीत के बारे में निश्चित रूप से सोचते ही होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बट जो इन्होंने कहा कि बात विचारों की जीत की है, तो आपको क्या लगता है अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो कोई अलग तरह के विचार जीतेंगे, मोदी जीतते हैं तो अलग तरह? देखो, केजरीवाल का तो खैर एक ही मुद्दा था, करप्शन। और वो जी जी धन्यवाद जी, मैं फोन रख देता हूँ। जी जी थैंक यू। केजरीवाल का तो एक ही मुद्दा है, करप्शन। अब उसको करप्शन भूल गई है, नाउ ही स्टॉप अगेंस्ट मोदी ओनली। लेकिन ये मोदी ने तो सारे प्रॉब्लम हल कर दिए हैं। गुजरात में मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है, मेरे ख्याल से गुजरात में प्रोग्रेस है। ऑल ओवर इंडिया पूरे की पूरी प्रोग्रेस है। और ऑल द सी दैट ये जो वेव जो शुरू हुई है ये झूठी वेव नहीं है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट मोदी, दे बिलीव इन हिम दैट ही विल गिव द रिजल्ट एंड ही हैज गॉट प्रूवन रिकॉर्ड। Let me check with 2 more viewers. Hello ITV Live. नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ। कह दीजिए। आपका जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य है जी। आपके कार्य जितनी कम है। आपकी आवाज अब साफ आ रही है, आपने पहले कॉल किया था शायद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर फाउंडेशन होती है जी, फाउंडेशन पर मकान बनता है जी। आप देखिए, बीजेपी की फाउंडेशन है आरएसएस जी, और कांग्रेस की फाउंडेशन है परिवार फैमिली। अच्छा, और केजरीवाल की फाउंडेशन क्या है? ये फाउंडेशन नहीं है, बिल्डिंग कैसे बनेगी? वो अगर हर चीज तो फाउंडेशन होती है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 स्टोरी। तो आपकी बात आ गई, ये समय सीमा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्टी की जो फाउंडेशन है कि वो चाहता है कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो। हाँ जी, इसमें जनता को हक दिया जाए कि लॉज बने, उसमें जनता का हक हो, जनता डे टू डे गवर्नेंस करे, लोकल डेवलपमेंट जनता करे, एक डिलिबरेटिव प्रोसेस हो कि कोई एक इशू हो उसमें जनता से कंसल्ट करें, लॉज बनाए, उस हिसाब से गवर्नेंस करें। ये एक बहुत बड़ा फर्क है विचारों का। ना जो बीजेपी के पास है विचार, ना कांग्रेस में विचार है, उसे बोलते हैं न्यू पॉलिटिक्स या अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। जो विचार सामने आए हैं वो किसी पे नहीं है, तो इसलिए लोग कहते हैं 50-60 साल बाद आपको एक मौका मिला है। इस मौके को देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा ना खोएं। तो देशवासियों से कहते हुए जो बातें हैं उसमें हमारे एक दर्शक और क्या कह रहे हैं सिंह साहब की अनुमति से। हेलो ITV लाइव जी, जी फरमाएं, आपका शुभ नाम? हेलो, हाँ जी, मेरा नाम कल्पना। कल्पना जी, स्वागत है आपका। तो कल्पना जी, आपके साथ में ये बात बांटता चलूं कि भारत में हम बार बार बातें करते हैं कि महिलाएं राजनीति में और सक्रिय होने चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ भी कम है, और आपका फोन आने से मुझे इस तरफ आशा बढ़ रही। तो आप बताएं, आप किनको ठीक समझती हैं, केजरीवाल जी और मोदी जी के बीच जो जंग है वाराणसी में? हाँ जी, तो मेरे हिसाब से तो जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि आज की पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं बाकी लोग मुद्दों की जो जनता से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनकी कोई बात नहीं करता है जी। और मीडिया में भी अगर देखें तो उन मुद्दों की बात नहीं होती। मतलब आजकल हमें ये लगता है जैसे मीडिया में खबरें कम, अफवाहें ज्यादा चल रही हैं।
और ऐसे जैसे कई बार कहीं से कोई खबर पता चल गई, उसके ऊपर डिबेट हो जाएगी, उसके ऊपर प्रोग्राम हो जाएंगे। कोई मीडिया ये नहीं सोचता है कि वो अपने जर्नलिज्म का कुछ जो उन्होंने कल्पना जी समय की सीमा है तो करें और खबर की तह तक पहुंचे कि वो सही है गलत है, एंड देन डिबेट। लेकिन वो क्या चलता रहता है। लेकिन आज की तारीख में हमें लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो केजरीवाल जी उठा रहे हैं, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, मतलब उनके सॉल्यूशन भी देते हैं वो। तो मैं अभी आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कल्पना जी, बट आप इस कार्यक्रम के साथ बने रहें और हर सोमवार को तो हम पॉलिटिकल चर्चा करते हैं और कल विशेष रूप से आपके साथ में अपने सभी दर्शकों से ये बात बांटना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े क्योंकि कल कौंसल जनरल ज्ञानेश्वर मुले जी आने वाले हैं। वो आपके साथ सीधे लाइव बातचीत करेंगे और कोई समस्या पासपोर्ट या वीजे से संबंधित होगी तो आप उनसे पूछ भी सकेंगे। समय की सीमा है तो मैं अपने सभी पासपोर्ट और वीजा के प्रॉब्लम्स के बारे में हम कल आप कॉल करिएगा। बहुत धन्यवाद है आपका। जी सो चलते 10 सेकंड में अमन, कितना एक्साइटमेंट बचा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, आपको क्या लगता है? जी मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आम आदमी पार्टी विल बी, आई थिंक दे विल बी डूइंग वेरी गुड इन दिस लोकसभा इलेक्शन। ये एक अंडर करंट है जो कि दिल्ली में भी थी और पहले इनको कांग्रेस ने अंडर एस्टिमेट किया था, बीजेपी कर रही है, तो आई थिंक दे विल डू रियली गुड। मैं भी यही समझता हूँ कि देयर इज अ ह्यूज सपोर्ट फॉर आम आदमी पार्टी। देयर इज अ लॉट ऑफ गुडविल। गुडविल का रीजन ये है कि जस्ट 10 सेकंड्स या मेरे ख्याल से बीजेपी विल गेट 300 सीट्स और ये आम आदमी पार्टी विल नॉट गेट मोर देन 6-7 सीट्स। 2 lines. I actually agree with him. They might get double digit, but they won't get too much seats because he has lost his credibility. Yeah. He was given to govern and he is running away, and his record is from the very beginning. He runs away I from appreciate your contribution, Kataria ji. Thank you very much for joining us. And from Aam Aadmi Party, Aman Bhatia ji and Rakesh Bisari ji, thank you very much for being with us. And whether Modi or Kejriwal, that was the question with which we came in. And shared thoughts from all of them, and it was wonderful that you could join us too, and do join us tomorrow. And this is time to say good night. Namaskar.